चलो, आज हम चर्चा करेंगे सोवियत संघ के बारे में, जिसमें दो ध्रुवीयता का अंत क्या है, शीत युद्ध क्या है, सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ, सोवियत संघ की विचारधारा का विश्व के अन्य देशों में कैसे प्रसार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव में कैसे वृद्धि हुई और सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम थे, भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कैसे रहे, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सोवियत संघ के बारे में। रूस में 1917 में रूसी क्रांति के पश्चात सोवियत संघ का गठन किया गया, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे। 15 गणराज्यों में रूस सबसे बड़ा गणराज्य था। इन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना की गई। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था। समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सरकार अपने अधिकार में ले लेती है। संयुक्त राज्य सोवियत संघ में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी और व्लादिमीर लेनिन पूरे विश्व में सोवियत संघ की विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के प्रणेता माने जाते हैं। पूरे विश्व में समाजवादी साम्यवादी विचारधारा के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन माने जाते हैं। सोवियत संघ की स्थापना के बाद पहले नेतृत्वकर्ता व्लादिमीर लेनिन थे। तत्पश्चात जोसेफ स्टालिन, जो लेनिन के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में औद्योगिकरण के विकास पर जोर दिया और कृषि के सामूहिकरण पर जोर दिया, सामूहिक कृषि पर जोर दिया और इस तरह सोवियत संघ ने अच्छी प्रगति की। औद्योगिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने बहुत अधिक प्रगति करते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का एक व्यापक स्तर पर निर्माण शुरू किया। सोवियत संघ में पिन से लेकर सुई से लेकर कार तक सभी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो देश शक्तिशाली बनकर उभरे, जिसमें से पहला देश था सोवियत संघ और दूसरा देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट गया। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में समाजवादी विचारधारा थी। इस तरह सोवियत संघ में समाजवादी विचारधारा थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी। दोनों देशों की विचारधाराएं अलग अलग थी और दोनों देश अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। इस तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें युद्ध नहीं होता, बल्कि वैचारिक लड़ाई होती है, विचारों के माध्यम से लड़ाई होती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दोनों देश अपने अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहे। इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप के देश, जिनमें फांसीवादी व्यवस्था लागू थी, उन देशों को, पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने फांसीवादी कष्टदायी व्यवस्था से मुक्त कराया और इस तरह पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ की समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था
को स्वीकार किए और साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकारें पूर्वी यूरोप के देशों में बनी। पूर्वी यूरोप के ऐसे देश जिन्होंने सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकारों का गठन किया था, ऐसे देश जिनका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, ऐसे देशों को मिला करके जो देश बने, उस समूह को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। अर्थात समाजवादी व्यवस्था को अपनाने वाले पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत संघ को मिलाकर दूसरी दुनिया के देश कहे जाते थे। आगे चलकर 1961 में बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, उसमें 150 किलोमीटर से लंबी एक दीवार का निर्माण किया गया जो साम्यवाद और पूंजीवाद के मध्य एक विभाजन का काम करती थी और इस तरह पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में और पश्चिम बर्लिन पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में आती थी। इसके बाद व्यवस्था सोवियत संघ में बदलती गई और कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज्य सोवियत संघ में रहा। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, अन्य किसी विरोधी दल का अभाव पाया जाता था। मतलब ये कि अन्य कोई दल विरोधी दल नहीं था, केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके द्वारा सोवियत संघ का शासन संचालन किया जाता था। इसके साथ ही सोवियत व्यवस्था में सार्वजनिक संपत्ति पाई जाती थी। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया था। उत्पादन के जितने साधन थे सब पर राज्य का नियंत्रण था, सरकार का नियंत्रण था। सरकार ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती थी और लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी। 1979 में 1979 में अफगान मामलों में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। अफगान समस्या में बात यह थी कि अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार थी और साम्यवादी सरकार के तख्तापलट का प्रयास मुजाहिदीनों ने किया। अतः साम्यवादी सरकार को बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। इस तरह सोवियत संघ में जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी वो समझने की बात है। सोवियत संघ में निजी संपत्ति का अभाव था। किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं थी। सभी उत्पादन के साधनों पर, जमीन पर, उद्योग धंधों पर, फैक्ट्रियों पर राज्य का नियंत्रण था और राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था को महत्व देती थी। राज्य द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता था और ये व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत थी। पूरी व्यवस्था का संचालन मास्को से होता था और इस तरह लोगों की सहभागिता का अभाव था। साम्यवादी दल के जो सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे, उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे, जबकि लोगों को नाम मात्र के अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का समापन हो गया था। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और लोग अपनी बात खुलकर सरकार के सामने नहीं रख पाते थे। लोग सरकार की आलोचना या अपनी बातों को कार्टून और चुटकुलों के माध्यम से रखा करते थे। इस तरह से सोवियत संघ में व्यवस्था पाई जाती थी। सोवियत संघ ने अच्छी प्रगति की, लेकिन प्रौद्योगिकी और सूचना के क्षेत्र में, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ की प्रगति अच्छी नहीं थी। ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं
अर्थात राष्ट्रपति बनते हैं। और उन्होंने ये देखा कि सोवियत संघ में जो व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने दो शब्द दिए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। जो व्यवस्था है सोवियत संघ में उसकी पुनर्रचना होनी चाहिए, ऐसा माना मिखाइल गोर्बाचेव ने। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। खुलापन का मतलब होता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ये अनुभव किया कि सोवियत संघ को पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहिए और व्यापारिक क्षेत्रों में खुलापन लाना चाहिए, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देना चाहिए और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने और ज़्यादा अधिकारों की अपेक्षा करनी शुरू कर दी। इस तरह से पूर्वी यूरोप के देश जो समाजवादी व्यवस्था को अपनाए हुए थे उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा होने लगी। लोगों ने साम्यवादी सरकारों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और पहले जिस तरह दमनात्मक कार्रवाई के माध्यम से लोगों के आंदोलन को दबा दिया जाता था, मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। और इससे हुआ ये कि पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें थी वो गिरने लगी और पूंजीवादी सरकारों का निर्माण किया जाने लगा। इसी बीच 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को बर्लिन के आम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और इस तरह जर्मनी का एकीकरण हो गया और साम्यवादी व्यवस्था का पतन प्रारंभ हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे थे और जो आम नागरिक थे वह यह मान रहे थे कि मिखाइल गोर्बाचेव को तेजी से बदलाव करनी चाहिए। इस तरह जनता ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का विरोध किया और इस तरह से इस विरोध की प्रक्रिया में दिसंबर 1991 में बोरिस एल्सन ने विद्रोह और विरोध की भावना को भड़काते हुए उसका नेतृत्व किया और दिसंबर 1991 में बोरिस एल्सन ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन जो सोवियत संघ के बड़े गणराज्य थे इनके विघटन की घोषणा कर दी। इस तरह सोवियत संघ का दिसंबर 1991 में विघटन हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इस तरह नए राष्ट्रों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन से नए राष्ट्रों का उदय हुआ और नए राज्य राष्ट्रकुल का गठन हुआ। नए राष्ट्रकुल ऐसे देशों का संगठन था जो समाजवादी व्यवस्था को मानने वाला देशों का समूह था जो सोवियत संघ के प्रभाव को स्वीकार करते थे। ऐसे देशों को समूह को नए राज्यों का राष्ट्रकुल कहा गया। इसके पश्चात साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रकुल के जो सदस्य देश थे उन्होंने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को स्वीकार किया और इस तरह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को माना जाता है। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के स्थान पर स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा सोवियत संघ की जो संधियां अन्य देशों के साथ थी उसका निर्वहन करने का काम रूस को दिया गया। इसके पश्चात इन समाजवादी साम्यवादी देशों
को साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की संक्रमणशील अवस्था के लिए पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमणशील अवस्था के लिए विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक आर्थिक मॉडल सुझाया गया, जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी का तात्पर्य आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना है। इस तरह समाजवादी देश जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, उनके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था की ओर एक संक्रमणशील अवस्था में जाने के लिए एक मॉडल अपनाया, जिसको शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सोवियत संघ के प्रभाव वाले जो देश थे और सोवियत संघ में संपत्ति का जो स्वरूप था वो सार्वजनिक था। समस्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार था, सरकार का अधिकार था। पूंजीवादी व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए समस्त सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया। निजी व्यक्तियों को, निजी कंपनियों को, पूंजीपतियों को सार्वजनिक संपत्ति, सरकार की संपत्ति बेच दी गई और इस तरह जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको औने पौने दाम में, कम से कम कीमत पर बेच दिया गया। चूंकि औने पौने दाम पर सार्वजनिक संपत्ति को बेचा गया था, कम कीमत पर बेचा गया था, इसलिए इस सेल को, इस निजीकरण को दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। सोवियत व्यवस्था में लोगों को एक निश्चित जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, निश्चित जीवन आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन सामग्री आदि रियायत दर पर उपलब्ध कराई जाती थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के बाद ये रियायतें बंद हो गई। तो शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समाजवादी पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, नए देश थे, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए जो रास्ता तय किया था, रास्ता जो अपनाया था, वो संक्रमणशील अवस्था के लिए एक मॉडल था, एक आर्थिक मॉडल था, जिसको सोवियत संघ के विघटन के बाद बने राष्ट्रों ने अपनाया था। अब अगला है शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी को अपनाने की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को एकाएक लोगों के बीच में बेच दिया गया। इस तरह से औने पौने दाम पर सरकारी संपत्ति को बेचा गया। इससे हुआ ये कि सोवियत संघ में पहले जो लोगों को आवश्यक सुविधाएं रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती थी, उसका अंत हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों के बीच अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया और खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई। गरीब और अमीर के बीच जो असमानता थी वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ गई। समाजवादी व्यवस्था वाले देशों में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई और इस तरह से एक नई व्यवस्था की तैयार होने के लिए लोगों को एक कष्टप्रद व्यवस्था से गुजरना पड़ा। इस व्यवस्था में सार्वजनिक संपत्ति नहीं रही, जो सामूहिक कृषि होती थी वो नहीं रही। परिणाम स्वरूप लोगों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ा। पूर्व सोवियत संघ की जो मुद्रा थी रूबल, रूस की जो मुद्रा रूबल है, उसकी कीमतों में गिरावट आ गई। परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ जाने की वजह से वस्तुओं की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ऐसी स्थिति में जो थोड़ी बहुत पूंजी लोगों के पास थी, वह भी आवश्यक वस्तुओं के खरीदने में
तय हो गई। परिणाम स्वरूप लोगों को निर्धनता का सामना करना पड़ा, अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। अमीर और अधिक अमीर हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। इस तरह समाज में असमानता की स्थिति पैदा हो गई। इस शॉक थेरेपी में आर्थिक विषय वस्तुओं पर ज़्यादा जोर दिया गया और राजनीतिक पुनर्गठन, राजनीतिक गतिविधियों पर जोर नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप इन देशों के संविधान जल्दी जल्दी में बनाए गए और व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाए गए। परिणाम यह हुआ कि अधिकतर शक्ति का केंद्रण राष्ट्रपति के पद पर हो गया और कई देशों के राष्ट्रपतियों ने अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर काफी समय तक बनाए रखा। अब हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कैसे रहे। तो भारत और सोवियत संघ के रिश्ते सदैव से अच्छे रहे। सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत की मदद की। सोवियत संघ और भारत के जो रिश्ते हैं उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला, राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ और भारत के राजनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत की राजनीतिक मसलों पर भारत का समर्थन किया, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर। कश्मीर मुद्दे पर हमेशा ही सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लिया और जब कभी इस तरह के मुद्दे सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए गए तो सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इसके अलावा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने भारत की मदद की। दूसरा है आर्थिक संबंध। भारत और सोवियत संघ के आर्थिक संबंध भी अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत की आर्थिक मदद की और भारत में भिलाई, विशाखापट्टनम और बोकारो में इस्पात उद्योग स्थापित करने में सहायता की। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना करने में भी सोवियत संघ ने भारत की मदद की। इसके अलावा जब भारत के पास विदेशी मुद्रा का अभाव था, ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने भारतीय रुपया के बदले व्यापार किया। अगला है सैन्य संबंध। सैन्य संबंध में सोवियत संघ ने भारत को हमेशा ही सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराया और साथ ही भारत और रूस के बीच कई संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए जिनके द्वारा सैन्य साजो सामान बनाया जाता है। इसके बाद भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध। भारत और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध भी हमेशा अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ में भारतीय संस्कृति और भारतीय फिल्में को पसंद किया जाता रहा है। भारतीय फिल्में सोवियत संघ में काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। भारत के कलाकार और साहित्यकार सोवियत संघ की यात्रा करते रहे हैं। इस तरह भारत और सोवियत संघ के बीच मधुर संबंध रहे। सोवियत संघ के विकास के जो कारक हैं या सोवियत संघ कैसे विश्व में शक्ति का केंद्र बना, दो ध्रुवों में एक ध्रुव बना, उसके पीछे कारण यह है कि सोवियत संघ में प्राकृतिक संपदा भरपूर पाई जाती है। वहाँ पेट्रोलियम, खनिज तेल, लौह इस्पात और अन्य जो खनिज संपदा है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और इसी वजह से सोवियत संघ विश्व की शक्ति का केंद्र बन पाया। अब प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ? सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे? तो सोवियत संघ के पतन का जो कारण था वह यह था कि सोवियत संघ में एक दल का शासन था और उस दल का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में स्थापित समस्त संस्थानों पर प्रभाव था, अंकुश था। इस तरह से सोवियत संघ में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति उत्तरदेह नहीं थी और निरंकुश शासक बनकर यह दल उभरा रहा। साथ में वहाँ की जो नौकरशाही थी वो भी निरंकुश थी, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।
जनता को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते थे। जनता सरकार के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे अभिव्यक्त की आज़ादी प्राप्त नहीं थी। इसके अलावा सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी अस्मिता को पहचाना, अपनी पहचान को समझा और उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव की जो उदारवादी नीतियां थी, उन्होंने लोगों को और ज़्यादा अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस तरह से सोवियत संघ के विघटन और सोवियत संघ के गठन के बारे में जानकारी दी गई। अब महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। सोवियत संघ का गठन रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसके बाद हुआ। सोवियत संघ के गठन में और कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करने में, साम्यवादी विचारधारा को फैलाने में व्लादिमीर लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था और साम्यवादी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने का जो श्रेय है वो व्लादिमीर लेनिन को जाता है। साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का जो श्रेय है वो व्लादिमीर लेनिन को जाता है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सन, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979 में, 1979 में बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में। इस तरह से सोवियत संघ के बारे में रहा और शीत युद्ध के बारे में रहा। दुनिया के दो ध्रुव में से दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवी बचा और वह ध्रुव था संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो हथियारों की होड़ चल रही थी उसकी समाप्ति हुई। बाद में रूस और अमेरिका के बीच हथियारों को कम करने के संबंध में संधियां हुई और इस तरह से जो एक तनाव का माहौल पूरे विश्व में था उससे विश्व को निजात मिली, उससे विश्व को स्वतंत्रता मिली और विश्व में शांति स्थापित करने के नए आयाम स्थापित हुए। धन्यवाद।